टेररिस्ट की जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वो काला इतिहास जिसके बारे में जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो मूवमेंट कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो मूवमेंट पाकिस्तानी का स्पॉन्सर्ड उन लोगों को भड़कलाकर एक तरीके से उसको विषय बनाने का था, राजनीतिक विषय बनाने का। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों की और कई पार्टियों की दबी हुई फाइल खोल दी है। चुन चुन करके उनकी हत्याएं की गई जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और राष्ट्रवादी लोग थे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। डंके की चोट पे आप देख रहे हैं। 32 साल बाद ही सही कश्मीर में हिंदू नरसंहार का सच सामने आ चुका है। 32 साल बाद ही सही कश्मीरी पंडितों पर जो इस्लामिक क्रूरता की गई वो क्राइम फाइल खुल चुका है। 32 साल बाद ही सही देश ने वो नर्क देखा जो कश्मीरी पंडितों ने जीते जी भोगा है। लेकिन सवाल 32 सालों बाद भी बरकरार है कि कश्मीर के बगदादी आजाद क्यों है। जिन लोगों ने खुद टीवी चैनलों पर शान से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की बातें खूब बोली, क्या उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी? क्या किसी का मन नहीं करता है कि सजा मिले? आज सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर खामोश रहने वाले फिल्मों के खिलाफ क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने फिल्म से चिढ़कर सवाल उठाते हुए कहा कि ये फिल्म दो समुदायों में दूरी बढ़ा रही है और ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है, ये कहा है महबूबा मुफ्ती ने। तो सवाल ये भी है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर 32 साल तक स्लीपिंग मोड में रही महबूबा को क्यों लगता है कि सच दिखाने से दूरी बढ़ जाएगी? क्यों डर लगता है? सवाल तो सिर्फ महबूबा के लिए नहीं, फारूक अब्दुल्ला के लिए भी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 1990 में क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। तो सवाल तो यह भी उठता है कि 12 साल तक जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार थी, आपने कभी कोई जांच क्यों नहीं बिठाई, क्यों नहीं कराई? क्यों ये कहकर कश्मीरी पंडितों के जख्म पर नमक रगड़ रहे हैं? जरूरी नहीं कि हर फिल्म सच हो। आज उस सेकुलर गैंग से भी सवाल है जो 32 साल तक सेकुलरिज्म का साइनाइड चाटकर कश्मीरी हिंदुओं की दुर्दशा पर तमाशा बना रहा, तमाशा देखता रहा। ऐसे ही लोग कश्मीर के सच के सुपारी किलर हैं। इसलिए आज डंके की चोट पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये चुभते हुए सवाल है, लेकिन ये सवाल जरूरी है आज। क्या बचे रहेंगे कश्मीर के बगदादी? पंडितों का नरसंहार माफ है, ये दूसरा सवाल है और आप सभी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि क्या पंडितों का नरसंहार माफ है? ये एक एक करके सवाल हम आपके सामने उठा रहे हैं। सवाल डंके की चोट पे हम पूछ रहे हैं कि नरसंहार पर खामोश, फिल्म पर गुस्सा क्यों, आक्रोश क्यों? ये सवाल जरूरी है। कश्मीर का सच दिखाया, कौन कौन घबराया, आज इस डिबेट के जरिए ही तय हो जानी है। और इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ है कश्मीर के मसले पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं, एक एक करके सवाल पूछेंगे इस मसले पर। प्रेम शुक्ला बीजेपी के लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, आपका स्वागत है। गुरदीप सिंह कांग्रेस पार्टी के लीडर, आपका भी स्वागत है। ललित अंबर जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे, कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी है, उन्हें बखूबी मालूम है कि हालात क्या बने। उमेश तलाशी जो कि कश्मीरी नेता हैं, बहुत करीब से वहां की राजनीति को देखते रहे हैं और तमाम सरकारों के बारे में उन्हें बखूबी मालूम है। सबसे पहले उमेश जी, मैं आप ही के पास आती हूं। अगर ये सच्चाई आज दिखाई जा रही है तो परेशानी क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि दूरी बढ़ रही है? क्या 32 सालों में कभी करीब महसूस किया आपने कश्मीरी पंडितों को और वहां के रहने वाले लोगों को? I'm not able to hear her. उमेश जी, आप तक आवाज आ रही है? मैं फिर से जुड़ूंगी, लेकिन इस बीच मैं कांग्रेस पार्टी से भी यही सवाल पूछना चाहती हूं। गुरदीप सिंह जी हैं। गुरदीप जी, क्यों इस सच्चाई से हम घबरा रहे हैं? क्यों सच्चाई से आंख नहीं मिला रहे हैं? ये सच है, 32 साल बाद ही सही स्वीकारना होगा, हम सबको स्वीकारना होगा, नजरें मिलानी होगी इससे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप बोलिए। आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए दोबारा। मेरा सवाल यह है कि अगर ये फिल्म बनी है तो इससे घबराहट क्यों है? महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि दो समुदायों में दूरी बढ़ रही है। करीब कब थे ये दो समुदाय कश्मीर में खासकर? नहीं, ये तो आपका मानना है कि घबराहट है। हाँ। मेरा मानना है कि कोई घबराहट नहीं है। एक फिल्म बनी है, जिसको देखनी है वो देखे। कश्मीर की सच्चाई क्या है वो शायद आपको मालूम नहीं है।
आपको शायद ये मालूम नहीं है आप कि बेहतर तरीके से बता दीजिए। कश्मीर को हाँ। के हालात नहीं कश्मीर के हालात 2003-4 में ऐसे थे कि हर साल 2500 लोग मारे जा रहे थे। ये शायद आपको मालूम है कि नहीं है, मालूम नहीं। उसके बाद 10 साल जो सरकार रही हमारी, उसमें करीब 4000। आपको 32 साल पहले की सच्चाई पता है ना? हाँ, यही बता रहा हूँ ना। हाँ। क्योंकि 2500 लोग मारे जा रहे थे, हाँ। क्योंकि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी। इसी वजह से भारत की जो सेनाएं हैं उन्होंने उस पूरे पीरियड के अंदर जो काम किया, आपको नहीं मालूम होगा। 4200। नहीं, मुझे क्या क्या मालूम है आज पूरे डिबेट में मैं बता दूंगी दर्शकों को। ना आपको 1990 का कोई वाकया नहीं मालूम है, आप 2004 में मेरे को लेके आएंगे और आप बार बार हर लाइन में कहेंगे मुझे कुछ मालूम नहीं है। बात पूरी होने दीजिए, आपने टोक दिया। शर्मनाक है ये कि आपको 32 साल पहले क्या हुआ वो नहीं मालूम है। आपने मेरी बात पूरी होने दी। आप क्यों बार बार इस बात का जिक्र करें? आप बात कीजिए ना 32 साल पहले 1990 में क्या हुआ। हाँ, 1990 में क्या हुआ उस पे आता हूँ। उसी पे आना है, 1990 में बात उसी पे करनी है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पे मजबूर किया गया आतंकवाद के कारण, उसी वजह से वहां आतंकवाद लगातार बढ़ता गया और इतना बढ़ता गया कि 2003-4 तक हर साल 2500 लोग वहां मारे जा रहे थे। इसीलिए उसके बाद उनसे बदला लिया गया। 4241 आतंकवादी 10 साल यूपीए के 4241 आतंकवादी मारे गए। आपको ये मालूम है? उसके बाद के पीरियड में भी मोदी जी के टाइम पे 1400 आतंकवादी मारे गए। वो क्यों मारे गए? क्योंकि वहां शांति स्थापित करनी थी। 2500 लोग जो हर साल मारे जाते थे, हो गई शांति 125 लोगों पे आ गए थे। 2004 में हुई, आप पूरी बात 2014 में हुई, एक मिनट, शांति स्थापित हो गई कश्मीर में। एक मिनट मैं पूछूंगी, मैं तो सबसे पहले भी आपके पास आई हूँ। मैं बीजेपी से पूछूंगी, पहले आप अपनी बात। एक सवाल मेरी तरफ से पूछिए ना। आप बताइए, सवाल पूछिए कि आप 1990 के अंदर, आपने कहा आतंकवाद 1990 के अंदर, अरे 1990 के अंदर होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, तो उनके साथ बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई थी? मुख्यमंत्री उनको क्यों बनाया था? गठबंधन की सरकार क्यों बनाई थी? नहीं बताएंगे, सजा देनी थी ना। बीजेपी से तो मैं सवाल पूछूंगी, वो तो मेरा काम है। इस डिबेट में मैं यही काम करने बैठी हूँ। पहले आप ये पूछिए, कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी। मंत्री के रहते, जिस गृह मंत्री के रहते अगर वहां पे मतलब आपकी केंद्र में सरकार रही, आपने वहां कश्मीर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, हम आपसे ना पूछें। मैं बताता हूँ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, 2500 लोग हर साल मारे जाते थे और जब उनकी सरकार 10 साल बाद गई तो ये आंकड़ा 125 पे रह गया था। इन दिनों एक फोटो वायरल हो रहा है। गिलानी को पहचानते हैं? क्योंकि गिलानी को पहचानते हैं? बात पूरी होने देंगे तब मैं बोलूंगा। गिलानी को पहचानते हैं आप? मनमोहन सिंह जी जब आए, गिलानी को पहचानते हैं आप ना? एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है। कश्मीर के मुद्दे पे आपने किससे बात की? ये मैं समझूंगी, लेकिन नहीं आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं। बीजेपी से क्या पूछना है ये मैं तय कर लूंगी ना। आप सवाल पे सवाल पूछेंगे, सवाल पे आप जवाब नहीं लेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जो सवाल मुझे पूछना है वो आपने, आप जवाब लेंगे। मैं दूसरे लीडर के पास जाती हूँ। उमेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मुझे आपसे ये जानना है। मैं आती हूँ आपके पास, मैं और गेस्ट के पास नहीं जाऊँ, मैं और गेस्ट के पास नहीं जाऊँ, मैं गिलानी के मसले पर सवाल पूछूंगी। मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए गिलानी के साथ अगर तस्वीर उनकी है और उसी व्यक्ति से सिर्फ आप लोग बात करते रहे हैं कश्मीर के मामले पे, कांग्रेस पार्टी तो कम से कम ना बोले। कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही है? क्या पूछा मुझसे? वो मैं वाक्य बताऊंगी, लेकिन अभी सारे गेस्ट के पास जाना है मुझे। एंकर सिर्फ अगर आपको चिल्लाना है उमेश जी, और अगर बोलने नहीं देना है तो कोई फायदा नहीं है डिबेट का। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि दो समुदायों में दूरी बढ़ जाएगी इस फिल्म को दिखाने से। केंद्र में बैठी हुई सरकार दूरी बढ़ा रही है। मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आप कश्मीर के लीडर हैं, ये दोनों समुदाय कश्मीर में कब करीब थे? 32 सालों में तो हमने कभी इनको करीब नहीं देखा। देखिए, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैंने फिल्म देखी, फिल्म प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बात ज़रूर करूँगा कि एक इस फिल्म में काफ़ी लूप होल्स हैं, जो एक रिलीजियस डिवाइड दिखाया गया है, एक सोशल डिवाइड दिखाया गया है, इंस्टेड ऑफ हीलिंग दोज ओल्ड वुंड्स। तो इसमें एक ही पहलू दिखाया गया है। मैं मानता हूँ, मैं 6 साल का था। लेट मी स्पीक। उमेश जी, हम फिल्म समीक्षक नहीं है, फिल्म में क्या लूप होल्स हैं? लेकिन एक ही दूरियां जो पैदा की गई है, दूरियां जो पैदा की गई हैं, वो जरूर दिखाया गया है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मुसलमान का पहलू नहीं दिखाया गया है जहां मुसलमान उस टाइम में कुछ कश्मीरी पंडितों के रेस्क्यू पे भी आए। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे फादर पे काफी बार अटैक्स हुए, बट वो हर बार
कश्मीरी मुस्लिम आए, कश्मीरी मुस्लिम नंगे पैर आए भाग भाग के हमें इन्फॉर्म करने, मेरे फादर को रेस्क्यू करने, हमें इवैक्यूएट करने वहां से, उन पे प्रेशर्स बनाए गए, उन्हें टॉर्चर किया गया, मेरे फादर की डिटेल्स बताने के लिए नहीं बताया, तो मैं कैसे भूल जाऊं वो चीज? मैं कैसे भूल जाऊं वो चीज? उन लोगों को बधाई भेजती हूं जिन्होंने हर आपके इंसान को पिता आप को, पेंट आपके करेंगे। परिवार को मदद की। लेकिन मुझे ये जानना है, जो कश्मीर में सियासत करने वाले लोग हैं, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो या फिर मुफ्ती खानदान हो, क्या किसी ने 32 सालों में किसी से भी, केंद्र में बैठी हुई सरकार में या फिर बीजेपी के साथ ही महबूबा मुफ्ती जब सरकार चला रही थी, क्या किसी दिन किसी ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पे बात की? 32 साल में किसी ने बात की? देखिए, अगर आप महबूबा मुफ्ती का तो मैं खैर बयान नहीं कर सकता, आप महबूबा मुफ्ती की पार्टी का तो मैं स्पोक्स पर्सन हो नहीं, मगर आप फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो मैं जरूर बात करूंगा इस चीज पे कि हर बार उन्होंने तो ये भी कहा था कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए कश्मीरी पंडित एग्जोडस के लिए। उन्होंने तो जब कश्मीरी पंडित कांग्रेस सरकार ने जब टाउनशिप्स थी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उमर साहब थे स्टेट में, जब उन्होंने वो टाउनशिप्स को इंप्लीमेंट करके उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन प्रोग्राम चलाया गया जिसमें 4000-3000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज वापस आए, उनको वहां पे बसाया गया ताकि दूरियां दूर हो, वो इनिशिएटिव लिए गए। तो आप अगर कहेंगे कि कुछ किया नहीं गया, किया गया, लेकिन हमेशा एक आंकड़ा में बताती हूं, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि इन्होंने जी ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए वो कभी दर्शाए नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ जो दर्शाए नहीं गए, तो आप उन चीजों पे बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 520 वहां पे हिंदू बसाए गए, और वो भी कैसे? सरकारी जॉब्स दिए गए ताकि उनको प्रोटेक्शन रहे, मतलब प्रोटेक्शन के साथ उनको बसाया गया। ये हालात बना दिया गया है कश्मीर में। और आंकड़ा बेघर होने वालों का, शरणार्थी पूरे देश में बनने वालों का क्या था? नारेबाजी तो हम तो देखिए, रिहैबिलिटेशन लाख से ज्यादा रिहैबिलिटेशन की नारेबाजी तो सरकार ही कर रही है ना। देखिए, रिहैबिलिटेशन की नारेबाजी तो करंट सरकार ही कर रही है ना, जो कि कंप्लीटली एक फेलियर रहे हैं रिहैबिलिटेशन को लेके, जो कि रिहैबिलिटेशन को लेके एक कंप्लीट फेलियर रह चुका है। इन्होंने तो नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं किया ना। सो ये जो हेट प्रोपेगेंडा, ये जो हेट, मैं नहीं कहता फिल्म गलत है, जो फिल्म में दिखाया गया वो चीजें बिल्कुल हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं तो पहले भी बोल रही हूं, जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ। नहीं, मैं उसी पे आता हूँ, लेकिन एक देखिए, फिल्म का आप देखिए ना नतीजा क्या निकल रहा है। आप ट्विटर खोलिए, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, इस टाइम हेट फैक्ट्री चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, उस पे बात कीजिए, वही चल रहा है। हर मुस्लिम को पेंट किया जा रहा है कि इन्होंने जी कश्मीरी पंडित को निकाला, हर हिंदू एक साइड हो रहा है, मुस्लिम एक साइड हो रहा है। दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो एक फिल्म ही, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी बीजेपी, देखिए आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बीजेपी हैज प्लान टू स्टार्ट दी इन बीजेपी, मैंने आज कहीं पढ़ा कि बीजेपी कह रही है कि हम जी एग्जोडस की इंक्वायरी कराएंगे। क्या वो एक फिल्म का वेट कर रहे थे कि बीजेपी क्या एक फिल्म का वेट कर रही थी कि कब ये फिल्म रिलीज होगी और कब हम इनका एग्जोडस का इंक्वायरी कराएंगे? क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूं। 32 साल में आप ही की ज्यादा भूमिका है कांग्रेस पार्टी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला, ये जो फिल्म है क्या उसमें सच है जी जो दिखाया गया है? सच है, और सच है इसी कारण जो है जो पाखंडी शक्तियां हैं, क्या सच है, क्या सच है? नहीं, आज हम ये सच टू द पॉइंट रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। क्या सच है? सच हाँ, मैं तो टू द पॉइंट ही कह रहा हूँ। हाँ, मैं पॉइंट से हटकर क्या बोला? रीमा जी कृपा करके बता दीजिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जो फिल्म में देख चुके होंगे, शायद आप बीजेपी के लीडर है, देख चुके होंगे, तो क्या आपने देखा और क्या आप मेरे दर्शकों को इस वक्त बताना चाहते हैं, ये बताइए जरा, क्या देखा आपने? देखिए, कश्मीरी पंडितों का सिर्फ फिल्म से मेरा नाता नहीं है। हाँ। कश्मीरी पंडितों के पनुन कश्मीर आंदोलन को जिन लोगों ने मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में चलाया, उन आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मेरा 30 वर्षों का अनुभव है। कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जो विविध राज्यों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बीजेपी से, आपसे भी और बीजेपी से भी चाहती हूं, संदर्भ में जो कार्य था उस कार्य में सम्मिलित रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो हिंदुत्ववादी दल थे, उनके कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और उनकी पीड़ा को बहुत करीब से देखा है, उनके निर्वासन को भोगते हुए देखा हुआ है, और ऐसे में सिर्फ फिल्म से मेरा संबंध नहीं है। प्रेम शुक्ला, बहुत अच्छी बात बताई, मुझे खुशी हुई कि आप उन लोगों को मदद करते हुए नजर आए हैं।
केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से नहीं, मदद करने की बात नहीं है, उनकी पीड़ा में शामिल रहा हूं ठीक है, आप सवाल उनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपने महसूस किया, बीजेपी ने महसूस किया है। केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से है। महबूबा मुफ्ती के साथ आप लोग सरकार बना चुके हैं, और कितना वक्त चाहिए कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी के लिए? बीजेपी को और कितना वक्त चाहिए? हम सबसे तो सवाल पूछ रहे हैं, जब हाँ, तक एनसी से, वहां पीडीपी से, जिहादी कांग्रेस से, शक्तियों का, हाँ, जब तक वहां से गरिमा जी जरा मुझे मेरी बात रखने बिल्कुल, मैं आप ही को रखने दे। जब तक वहां से जिहादी शक्तियों का हाँ, समूल सफाया नहीं हो जाता, हाँ, तब तक भेड़ों के बेश में बैठे भेड़िए, हाँ, जब तक निर्दोषों का कत्ले आम करने का मौका तलाशते रहेंगे, तब तक कश्मीरी पंडितों को हम भेड़ियों के सामने रखने के पक्ष में नहीं है। वहां पहले जिहाद का हम समूल नाश कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के संशोधन के माध्यम से हमने वहां से जिहाद के समूल नाश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। किसी जमाने में लाल चौक पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी कोई तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकता था, लेकिन आज लाल किले पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कश्मीर की कानून एवं व्यवस्था में सुधार किया है, जिस तरह से जिहाद के समूल नाश की दिशा में क्रियान्वयन हुआ है नीतियों का, उसका परिणाम है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए बीजेपी को और कितना वक्त चाहिए? वहां पे भी, घाटी में भी सरकार आप चला चुके हैं, केंद्र में बहुत सारे सरकार पत्रकार हमसे इसी तरह अनुच्छेद 370 के बारे में पूछते थे। हाँ। 2019 तक के अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कितना वक्त चाहिए? जब सही समय आएगा हम कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करेंगे। जिहादियों के नाश में जुटे हुए हैं। जिहादियों का समर्थन देने वाला जो इकोसिस्टम था, वह इकोसिस्टम आज बेनकाब हो रहा है। कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या करने वाला यासिन मलिक जो है, आज उसको यूथ आइकन घोषित करने की हिम्मत किसी इंडिया टुडे जैसी पत्रिका करने का हिम्मत नहीं कर सकती। आज यासिन मलिक जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे गिलानी के जो समर्थक हैं, जो जिहादी शक्तियों का समर्थन करने वाले जो भेड़िए थे, उन भेड़ियों की नस्बंदी प्रारंभ है। गुरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। पहले अभी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट सवाल मुझसे पूछिए जो मेरा सवाल था। 3 लोग इसके जिम्मेदार थे, बीपी सिंह, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूँ, पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, पहले मेरा सवाल तो हो जाए। अच्छा, अपराधी जो है रक्त रंजित, यह जो पाप था, उस पाप के भागीदार से पहले मेरा सवाल है। ये तो अपराधी है, ये तो जिहादी शक्तियों को पोसने वाले अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने की बजाय उसको सेवई खिलाने वाले, ये तो जिहादियों के तलवे चाटने वाले ये कांग्रेसी है। इन्होंने 1984 में सिखों का नरसंहार करवाया, 1947 में 48 में ब्राह्मणों का नरसंहार करवाया, 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराया। ये तो नरसंहार करके इस देश को बांटने की पाकिस्तान परस्ती करने वाले जिहादियों के तलवे चाटने वाले जो है, ये हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। पहला सवाल मुझे बताइए ना, 1985 से 1990 में जब आप फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दे रहे थे, जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, तो राजीव गांधी क्या कर रहे थे जरा बताइए। चुन के जो मारा गया उसका बदला यूपीए सरकार ने लिया। 1990 में जब फारूक अब्दुल्ला की कार्यकाल में यूपीए नहीं, 1990 में राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन समर्थन क्यों दिया जरा बताइए। 1991 में जब आपकी सरकार आ गई तो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? समर्थित सरकार की देश के अंदर जगमोहन बीजेपी के मंत्री बाद में बने, वो गवर्नर थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के गृहमंत्री थे देश के, जिन्होंने बाद में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। नरसंहार किया गया, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। आप इनको चुप कीजिए तो मेरे सवाल का जवाब देंगे। अब नहीं, अब कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है। मैं ललित अंबल जी के पास जाती हूँ। प्लीज आप दोनों अभी डिबेट में शांत हो जाइए। प्रेम जी, हम जिसके लिए बात करें उनकी बात सुनेंगे। ललित जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक सवाल मैं दोनों के पास आती हूँ, एक एक करके डिबेट में अभी समय है मेरे पास। ललित, पहले सुनेंगे आप लोग ललित अंबर को। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, प्लीज इनकी आवाज डाउन की जाए। ललित अंबर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। ललित जी, बात इतनी सी है कि तमाम पार्टी के नेताओं से हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि अब वक्त वो चाहिए, वो तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी कि कश्मीरी पंडित कब घर वापस लौटेंगे। वो सवाल बीजेपी से आज पूछने का वक्त है, क्योंकि बीजेपी इस मामले पे बहुत मुखर हो चुकी है। तो आप कश्मीरी पंडित होने के साथ साथ आप एक्टिविस्ट हैं और आपने बहुत करीब से इस पीड़ा को महसूस किया है और देखा है।
देखिए, मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। हम लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई आके हमको निकाल देगा और कोई दूसरा आके हमको वापस ले जाए। हम चाहते हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं तो पूरा विस्तार से बता सकता हूं, हम उसी हिंदू जिनोसाइड का हिस्सा है जो 1000 साल पहले गजवा हिंद की शुरुआत हुई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जा किया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 1947 में उस गजवाए हिंद की, जो पाकिस्तान बना दिया है इस्लाम के नाम पे। वही कश्मीर में भी हो रहा था, वही कश्मीर में भी हो रहा है। उनकी नजर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है जिहादियों की, और वो कश्मीर के जरिए दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। हम उसके शिकार 700 साल से इस्लामिक विस्तारवाद के हैं। तो प्लीज, आप जब कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं, उनकी वापसी की बात करते हैं, क्या ऐसे ही चले जाएंगे? कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे और क्यों जाएंगे? मैं बताना चाहता हूं, 32 साल से हमने कश्मीर की मशाल जिंदा रखी है, क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि कश्मीर चाहिए। आपके द्वारा बताना चाहता हूं आपके सब लोगों को, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। और आपके द्वारा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कई बार कर चुका हूं, अभी भी कर चुका हूं, क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी है, उन्होंने इतने विस्तार से देखी है, बोला कि ये बहुत दुखद घटना थी। मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, ये सरकार एकदम ये डिक्लेयर कर दे कि ये नरसंहार था। एक ट्राइब्यूनल बिठा दे, यूनाइटेड नेशंस का जो जिनोसाइड के ऊपर कन्वेंशन है, जिसका भारत ने सिग्नेचर किए हुए हैं, उसके अनुसार ट्राइब्यूनल बिठाएं। जो लोग जिंदा हैं, जिन्होंने रेप, मर्डर और मास मर्डर किया, उनकी तहकीकात हो। उसके अलावा जो मर चुके हैं मरणोपरांत, दिल्ली के अंदर तत्कालीन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, कहने को तो हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमान मुख्य होम मिनिस्टर, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए खूंखार जहादियों को छोड़ दिया। और वो फारूक अब्दुल्ला, कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला, जो उस 19 जनवरी की रात को भाग गया और हमें छोड़ा, उन जहादी के हवाले कश्मीरी हिंदुओं को छोड़ा। तो इसकी तहकीकात हो, जिनको मौत की सजा मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि ये देर ना लगे, क्योंकि वो पैट्रिया जो जहादी कश्मीर में था, सैयद अली शाह गिलानी, हमें खेद है कि वो प्राकृतिक मौत मरा, उसको तो जेल में सड़ के मरना चाहिए था। इससे पहले कि जो अभी तक जिंदा है वो भी प्राकृतिक मौत मरे। हम चाहते हैं कि सरकार उनको सजा दे। तीसरी बात, हमें कश्मीर जाना है। कश्मीर में पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी, जहां पे हम कश्मीरी विस्थापित वापस जाएंगे, और भारत की सरकार उनकी सुरक्षा, उनकी इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एक चीज और, ताकि हिंदुस्तान के अंदर आज के बाद कभी भी किसी समुदाय के साथ नरसंहार ना हो, हमारी पन्नू कश्मीर जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल है, जो सब लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास है। आपके द्वारा अपील करता हूं कि वो उसको रिकंसिडर करें, उस पर डिबेट करें और एक एक्ट लाएं, ताकि आज के बाद हिंदुस्तान के बारे, देखिए पाकिस्तान जैसा मुल्क 1947 में कैसे बना, लाशों के ढेर के पर बना। जब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, जिन्ना का समर्थन दिया, और हुआ क्या? कत्लेआम। लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को नंगा नचाया गया, भर के ट्रेनें वहां से आई थी। तो ये जिनोसाइड की प्रक्रिया रुकनी चाहिए, इसलिए ये एक्ट पास करें, ये मेरी प्रार्थना है। और शुरुआत इससे होगी कि प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी ये घोषणा कर दे कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था। तब देखूंगा ये कांग्रेस और ये बुद्धिजीवी लेफ्ट लिबरल कैसे उसको अपोज करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप ही के लिए सवाल है। मैं बहुत कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि कश्मीर की पूरी बातें, पूरी पीड़ा हम सब ने महसूस कर ली, जिस तरीके से बता रहे हैं वो। प्रेम जी। जी रीमा जी, निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडितों के हित में जो संभव होगा वह यह सरकार करेगी। यह सरकार जो है जिहादियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार जो है वो कहीं से भी हरकत नहीं। ललित जी की सीधी मांग है कि इसे नरसंहार बताया जाए, और जो भी गुनहगार थे, कहा निश्चित तौर पर जो भी गुनहगार थे उनके नाम आए सामने, वो कौन कौन से लोग थे, हमारा दायित्व है। हाँ। उनकी मांग सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उनको लौटना है कश्मीर में। जिस तरह से वो तो उनकी मांग जायज है और उस पर विचार किया ही जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हिंदू पंडितों के साथ पूरी तरह से, जिनका निर्वासन हुआ है, जिनका नरसंहार हुआ है,
जो अपने ही वतन में शरणार्थी बन गए हैं, उनको न्याय देने के लिए संकल्पबद्ध है और हम न्याय दिलाकर रहेंगे। मैं इस वक्त उमेश जी के पास जाती हूँ। उमेश जी, आपने पीड़ा सुनी ललित जी की, वो किस तरीके से भरे हुए हैं, और ये गुस्सा, ये गम, ये तकलीफ 32 सालों से हर दिन, हर पल, हर क्षण उन्होंने महसूस की है। आज उनको आप कुछ जवाब देंगे? देखिए, हर कश्मीरी पंडित इस दर्द से गुजरा है। हर कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है। ठीक है, बाकी मैं प्रेम शुक्ला की बात पे 2 मिनट के लिए आऊंगा। इन्होंने कहा सरकार इस चीज का जायजा ले रही है। 8 साल इनको और एक फिल्म इनको लग गई समझने में कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। मैं ललित जी ने जैसे कहा कि पनून कश्मीर की इतनी जेनोसाइड बिल्स, इतनी रिप्रेजेंटेशन काफी वर्ग के कश्मीरी पंडितों से दी गई, कोई उस पर अमल नहीं हुआ। इनके अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री साहब, वो IIT नगरोटा इनॉग्रेट करने आते हैं, वहां से 200-300 मीटर दूर जगती माइग्रेंट कैंप है, वो कभी वहां जायजा लेने नहीं गए कि क्या किस हाल में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। कोई बीजेपी लीडर इनका, कोई बीजेपी मंत्री इनका कश्मीर के व्यसू, मटन, बडगाम कैंप में आज तक नहीं गया ये देखने के लिए कि किस हालात में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट जो चल रही है कि 8 साल हमें लग गए और एक फिल्म हमें लग गई समझने में कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, ये अगले 8 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगले 10 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम अब अगले 10 साल में प्लान करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या करना चाहिए। 3000-4000 मुलाजमात रहते हैं कश्मीर में, उनको ये लोग अभी तक अकोमोडेट नहीं कर पाए। 8 साल कम वक्त नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है ताली बजा रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिहादियों के साथ खड़ी थी, कब उनको कहां से मारा जाए कोई भरोसा नहीं है कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिहादियों के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करवाया, उस फारूक अब्दुल्ला के लिए तालियां बजा रहे थे। तो इनका दोहरा मानदंड आप देख लीजिए, ये दोहरा पर इनका कैसे है। आज भी कश्मीरी पंडितों के साथ फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आजाद, जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो खड़े हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, खड़ी रहेगी। आप फारूक अब्दुल्ला के तलवे चाटिए, आप फारूक अब्दुल्ला के तलवे चाटिए, आप महबूबा मुफ्ती के तलवे चाटिए, आप कांग्रेसियों के तलवे चाटिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम 1991 में भी उसके साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं। और हम ही है कि महाराष्ट्र में जब कश्मीरी पंडितों के लिए आवश्यकता पड़ी तो उनको विद्यालयों में रिजर्वेशन दिलाया। एक कांग्रेस का विद्यालय दिखाई है, फारूक अब्दुल्ला के साथ में फारूक अब्दुल्ला बहुत सारे लोगों के साथ सरकारों में शामिल रहे। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए एक कार्य किया। जरा बताइए, फिर आप फारूक अब्दुल्ला के लिए तालियां पीटते हैं तो ये आपका दोगलापन है कि नहीं? जरा बताइए, जरा बताइए। आप फारूक अब्दुल्ला जैसे नरसंहार करने वालों के समर्थन में खड़े हो समर्थन आपको करना चाहिए। आपको भाजपा का विरोध है क्योंकि आप फारूक अब्दुल्ला नाच रहे हो। शुक्ला से आप सियासत करते रहिए, आप दोनों सियासी पार्टी के लीडर हैं, सियासत करेंगे। आप कार्यकर्ता हैं नेशनल कांफ्रेंस के। ललित जी, आप दोनों के पास आती हूँ। ललित जी, करने वाले जिहादियों के साथ उमेश जी मेरे साथ साल से लोग चला रहे हैं। हर संस्था, मैं आप दोनों के पास आती हूँ, आप दोनों के पास। प्रेम जी सुन लीजिए, कश्मीरी पंडित की आवाज इसमें सबसे पहले रहेगी। ललित जी जितने बार कहेंगे वो हम उनसे बात करो तो हमसे सवाल हो रहा है। बस हो गया ललित जी, हम चर्चा करेंगे। ये जो कांग्रेस वाले जो अभी इतना राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, ये मत भूलिए कि हिंदुओं के नरसंहार के प्रति कांग्रेस की भूमिका क्या रही है पिछले 100 साल से। मैं कश्मीर में काम करता हूँ। ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। मुझे पता है क्या हालात है, क्या नहीं है, किन चीजों से लोग जूझ रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं ऑन ग्राउंड बात करता हूँ। So fueling this hatred is what they are up to. They are not up to resolving the matters of Kashmiri Pandits. They are not up to the reversal of the genocide. They are up to creating the agendas. ये सिर्फ अपने एजेंडास पे बात करेंगे। लड़की को उठा के ले जाते हैं, मुसलमान बनाते हैं और दूसरे दिन कहते हैं बुर्के में आके ये वॉलंटरी इस्लाम कबूल किया। आप फिर भी सीए के अगेंस्ट करते हैं, आपकी हिम्मत होती है, आप सीए का विरोध करते हैं। इसीलिए कश्मीर में भी आपने क्या किया?
जिन्ना को तो पाकिस्तान दे दिया देखिए, और कश्मीर के अंदर कश्मीर ये समझने की बात है, कश्मीर एक कश्मीर में गन कल्चर है, कश्मीर में टेररिज्म है, टेररिज्म किसी का सगा नहीं है, गोली नहीं देखती ये हिंदू है कि ये मुसलमान क्या है। आप देखिए पुलिस वालों को, जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, पुलिस वालों को मारा जा रहा है इस टाइम, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। इनोसेंट पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। पंच सरपंच मुसलमान होकर मारे जा रहे हैं, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा। देखिए गन के आगे क्या करेंगे आप? गन के आगे आप कुछ नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम फारूक अब्दुल्ला भाग गया, अरे जनाब बीजेपी तो सरकार में थी सेंटर में, उन्होंने क्यों सरेंडर किया? आपकी तो फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा होम मिनिस्ट्री से। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इस चीज को एक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, कलर ना दे। टेररिज्म है, टेररिज्म से लड़ना है, उसका शिकार लोग हो रहे हैं, मासूम लोग शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ये जो आतंकवादी घटना बार बार आप लोग बताते हैं, उमेश जी मुझे एक सवाल आपसे समझना है, ये बताइए आतंकवादी घटना कह के आप जो निकल जाते हैं, 32 साल लगता है आतंकवादी घटना में अगर कोई बेघर हो जाए तो उसको बुलाने में। फारूक अब्दुल्ला ने सिंगल डे कहा कि हम लेके आएंगे कश्मीरी पंडितों को, महबूबा मुफ्ती ने नहीं कहा। आप तो कहेंगे हम तो उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं नहीं तो हम बोलेंगे नहीं। तो चलिए फारूक अब्दुल्ला ने किस दिन कहा? आप फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यूज देखिए। देखिए मैंने वही कहा ना, ये एक प्रोपेगेंडा की बात है, प्रोपेगेंडा की बात है। अगर कोई अपने घर आता है उसको प्रोपेगेंडा कहेंगे? पूछे आप, कोई घर आना चाहता है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, वहाँ पे जो जिसको ये कश्मीरी पंडित ललित जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ है। किसी चीज का एजेंडा बनाना, किसी चीज का प्रोपेगेंडा बनाना, किसी चीज को आप इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मतलब कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे बात की जाए, बाकी महबूबा मुफ्ती ने क्या 32 साल पहले नरसंहार हुआ उसके बाद की जाए तो वो प्रोपेगेंडा है। नहीं हो महबूबा जी ने क्या कहा, महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में क्या कहा, मैं ये बात करूंगा, सरकार कोई सीरियस कदम, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। जो लोग मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, अगर आपको सोल्यूशन देना है आप जीनोसाइड का इंक्वायरी कीजिए, कमीशन बिठाइए, जो सजा, जो गुनहगार हैं उनको सजा दीजिए। हम तो नहीं कह रहे मत कीजिए। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, हम तो 30 साल से कह रहे हैं जिस फारूक अब्दुल्ला के बारे में आप कह रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। 1990 में उन्हीं की सरकार थी। मैं बोलूं मैम? हाँ जी, उनकी सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था। पहले बोलूं? हाँ। आप चैनल के एंकर के रूप में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। उस दिन जब ये जी ललित जी अरे ललित जी की बातें तो मान लीजिए, मुझे गलत ठहराएंगे, ललित जी की बातें मान लीजिए। सुनिए आपके पैनल बिठा दीजिए, जो गुनहगार है सजा दीजिए। किसने रोका? वो हिंदुस्तान का ओरिजिनल इस्लामिस्ट परिवार है। शेख अब्दुल्ला ने अपनी बायोग्राफी आतिश चिनार में लिखा है, कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान के 5th एजेंट्स हैं। आप जानते हैं उसका मतलब क्या हुआ? कि हिंदुस्तान दुश्मन देश है और कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान के एजेंट है। इनका आज की तारीख में लोकसभा में जो इनका पार्लियामेंट लोकसभा में मेंबर है ना, अकबर लोन, उसने जम्मू कश्मीर की असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर निकला, पत्रकारों ने पूछा क्यों बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे हुर्रियत में हो, चाहे वो सड़क के ऊपर जो सड़क एक आदमी कोई, नहीं तो वही बात होगी ना, एक आदमी कोई स्टेटमेंट दे, आप तो पूरे क्लान को इन्वॉल्व कर देंगे। एक आदमी कोई स्टेटमेंट दे, आप तो पूरे क्लान को इन्वॉल्व कर देंगे। एक आदमी कोई स्टेटमेंट दे, आप तो पूरे क्लान को इन्वॉल्व कर देंगे। बर्बाद करके रख दिया। यही देखिए ये ठीक है, ये हिस्ट्री किताबें ठीक है, ये सब समझते हैं। के द्वारा आप ग्राउंड की बात कीजिए, ग्राउंड की। चूस लिया और मरता कौन है? कश्मीर के डाउनटाउन मुसलमान परिवार का। ठीक करवाइए ना, आप ठीक करवाइए जनाब, आप ठीक करवाइए। चूस लिया, आप ठीक करवा दीजिए, चाहे वो हुर्रियत के हो या ये आप ठीक करवा दीजिए। भाजपा तो 8 साल कम वक्त नहीं होता। भाजपा तो 8 साल से सरकार कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। 370 हटाने के राजनीति से संन्यास ले लिया है कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। हटाने के लिए क्या आपकी पार्टी के नेता ने संन्यास ले लिया? 370 हटाने के नहीं बोलेंगे। आप लॉ मेकर्स को जेल में बंद कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर्स को जेल में बंद कर सकते हैं। 370 हटाने के लिए तो आप ये हालात ठीक नहीं कर सकते। 370 के लिए आप एक हो सकते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए आप एक नहीं हो सकते हैं। 370 के लिए आप महबूबा मुफ्ती सब एक हो सकते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए एक नहीं हो सकते हैं।
कौन नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए? तो आप कहिए ना, आप कहिए कि अभी फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट जारी करें। कौन नहीं है? फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट जारी करें। मैं चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट जारी करें। फारूक अब्दुल्ला का बयान पढ़िए। फारूक अब्दुल्ला ने कितने साल पहले बोला है उन्होंने इस तरीके से बातें नहीं की। आप सुप्रीम कोर्ट के बिठाना, कश्मीरी पंडितों को बुलाना क्यों? सरकार वहां पे आप चलाएंगे और अलग से आपने क्यों नहीं जांच बिठाई? चलिए बीजेपी से मैं सवाल पूछ रही हूँ, अब्दुल्ला मैम, आपने क्यों नहीं जांच बिठाई? आप सुनिए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में कश्मीरी पंडितों को मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशंस मिली, एमएलसीज, मिनिस्टर्स, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में। और फारूक अब्दुल्ला की सरकार में उनको बेघर भी किया गया। लैंड प्रॉपर्टी क्या बैठ के बोल रहे हैं साहब? क्या बैठ के बोल रहे हैं? देखिए फारूक अब्दुल्ला ने कब नहीं कहा? फारूक, पूरे देश को इतिहास मालूम है फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड क्या रहा है और 32 सालों में क्या रहा है। ये भी हम, चलिए वक्त की कमी है, फिर जुड़ेंगे मैं आपसे। बताइए क्या रहा है? फिर जुड़ेंगे मैं आपसे। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया ललित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम इस मसले पे आगे भी बात करेंगे क्योंकि ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। 32 सालों का जख्म जब हरा हो रहा है तो इसे हरा इसलिए भी रखना है ताकि कश्मीरी पंडित अपने घर जा सके। और उन्हें सिर्फ घर वापसी नहीं चाहिए, उन्हें बीजेपी से ये भी उम्मीद है कि जब वो घर वापस जाएं तो सुरक्षा भी मिले। ये पहली जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।